नमस्कार। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बात कर रहे हैं आज की बड़ी खबर की। मथुरा में शाही ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर आज प्रयागराज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर सुनवाई हुई है। इस दौरान मुस्लिम पक्ष ने दलील दी कि 9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी पर सुनवाई होनी है। कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के आदेश के खिलाफ विशेष याचिका दाखिल की गई है। तब तक कोर्ट कमिश्नर प्रक्रिया को रोका जाना चाहिए, जिसके बाद हाईकोर्ट ने 11 जनवरी अगली सुनवाई के लिए तारीख तय की है। हाईकोर्ट द्वारा कोर्ट कमिश्नर से सर्वे कराने के सैद्धांतिक आदेश को ईदगाह समिति ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। शाही मस्जिद ईदगाह की प्रबंध समिति के सचिव की ओर से याचिका दी गई है। एडजॉर्न कर दिया गया, एडजॉर्न कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया है और अभी माननीय उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करेंगे कि उच्चतम न्यायालय का क्या आदेश आता है। सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश आता है 9 तारीख को, उसके बाद ही प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ेंगी और क्या प्रोसीडिंग्स रहती है वो 11 जनवरी को डिसाइड, 9 जनवरी को डिसाइड होने बाद 11 से वो कार्रवाई शुरू हो जाएगी। मथुरा विवाद से जुड़ी सबसे बड़ी खबर यही है कि 18 याचिकाओं पर यहाँ पर ट्रायल चल रहा है और उसमें से कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने को लेकर आज दोनों पक्षों की बहस होनी थी, लेकिन यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने यह आपत्ति की कि 2 मामलों में उनकी एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है और उसी आधार पर उन्होंने इसकी सुनवाई रोके जाने की मांग की थी। कोर्ट ने उसको मंजूर कर लिया था और अभी जो फैसला आया है उसके हिसाब से कोर्ट ने उनकी मांग को मंजूर करते हुए इसमें सुनवाई की अगली तिथि 11 जनवरी 2024 को नियत की है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी पर फैसला आने के बाद ही आगे इलाहाबाद हाई कोर्ट इसमें सुनवाई करेगी, जिसके बाद तमाम जो याचिकाएं विचाराधीन है, सिविल सूट विचाराधीन है, उस पर कोर्ट सुनवाई करेगी और इसके साथ ही साथ जो कोर्ट कमिश्नर तय किया जाना है, कौन कोर्ट कमिश्नर होगा, उस पर भी सुनवाई कोर्ट करेगी। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। ज्ञानवापी परिसर सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी गई है। एसआई ने अपनी करीब 1500 पन्नों की रिपोर्ट को कोर्ट में पेश कर दिया है। इस रिपोर्ट में ज्ञानवापी परिसर में हुए सर्वे से जुड़े 250 तथ्यों को शामिल किया गया है, जिनमें हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के दावों को लेकर बारीकी से पूरे परिसर में गहन सर्वे किया गया। एएसआई ने वजूखाने को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर का सर्वे किया है। कोर्ट में एएसआई की सर्वे रिपोर्ट को लेकर सुनवाई हुई है। कोर्ट में सर्वे की नैतिकता तय करने को लेकर बहस हुई है। उधर सर्वे रिपोर्ट पेश होने के बाद हिंदू पक्ष की प्रतिक्रिया सामने आई है। विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि सर्वे रिपोर्ट अच्छी होगी। उधर मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में मांग की है कि सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक न किया जाए। वहीं अब सर्वे रिपोर्ट को लेकर कोर्ट में अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी। जो याचिकाकर्ता है उनको कॉपी दी जाएगी। जी। और हम लोग कोर्ट से आज यही मांग करेंगे कि हमको उसकी तुरंत कॉपी उपलब्ध कराई जाए। जी। आपके पहले मस्जिद पक्ष ने एक प्रार्थना पत्र दाखिल कर दिया और उसने कहा है कि उनको विवरण दिया जाए और हलफनामा तमाम तो दोनों पक्षों को कॉपी देनी ही देनी है, मगर उन्होंने हलफनामे के साथ कहा है कि रिपोर्ट दी जाए। हलफनामे के साथ रिपोर्ट नहीं फाइल होती है। जी। ये एक एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट है, सर्वे कमीशन की एक्सपर्ट ओपिनियन है। जी। तो इसे एफिडेविट साथ नहीं फाइल किया जाता है। जी। तो एएसआई ने अपनी प्रक्रिया पूर्ण करते हुए रिपोर्ट फॉलो की है। जी। तो अभी देखते हैं क्या रिपोर्ट आई है, एक बार समझते हैं, देखते हैं उसको। तो आपको क्या लगता है कि मतलब क्या रिपोर्ट आ सकती है? आज की रिपोर्ट में क्या हो सकता है? देखिए, ये तो कोई नहीं आकलन लगा सकता है कि रिपोर्ट में क्या होगा जब तक कोई रिपोर्ट नहीं जानना चाहेंगे। नहीं, मुझे उम्मीद यही है कि जो सच्चाई थी 90 दिन की, वो सच्चाई उस रिपोर्ट में लिखी होगी और हम लोग जब रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसका पूरा अवलोकन कर पाएंगे। अचानक उसके पहले मुस्लिम पक्ष ने डाल दिया, क्यों घबराहट है मुस्लिम पक्ष को? सार्वजनिक करने से रोक लगाई है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट को सील कवर में फाइल करने के लिए ना कहा है, ना वो रिपोर्ट एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है। तो इसीलिए जो रिपोर्ट फाइल हो रही है उसको हम लोग देखेंगे कि उसका क्या, उसको अवलोकन करेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे। तो क्या लगता है रिपोर्ट सार्वजनिक करने से मुस्लिम पक्ष, क्योंकि रिपोर्ट में बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो उनकी मस्जिद का झूठ है। हो सकते हैं, कितने पेज हो सकते हैं? नहीं, मुझे इसका हमारे साथ बात करने के लिए सुभाष चंद्र चतुर्वेदी जी। सुभाष जी, बड़ा आप लोगों की तरफ से बयान आया है कि सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश हो गई। क्या आपको पहले नहीं मालूम था? क्योंकि आप लगातार, आप विष्णु सेन सब बात कह रहे थे कि सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश नहीं होनी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला उठा था कि सीलबंद लिफाफा में दाखिल ये सारी रिपोर्ट हो या ना हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया
आज जब एएसआई ने अपने सर्वे रिपोर्ट को एएसआई के स्टैंडिंग काउंसिल ने जब दाखिल किया तो सीलबंद लिफाफे में किया, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है, सीधे वायलेंस है। जब तक आप पिटिशनर जो हमारी वादनी बहनें हैं, उनके जो लायर जब तक उन सारे रिपोर्टों का अध्ययन नहीं करेंगे, स्टडी नहीं करेंगे, तब तक जो है ये उनका अधिकार है, ये इसलिए खुला। मौलाना तौकीर रजा का भड़काऊ बयान सामने आया। शाही ईदगाह के सर्वे को लेकर कहा, हम कोई और मस्जिद नहीं देंगे, सड़कों पर लड़ाई लड़ी जाएगी। 2024 को लेकर मुसलमान को एकजुट करना है। कांग्रेस सहित किसी पार्टी को भी सीधा समर्थन नहीं। बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाए, हम कोई और मस्जिद नहीं देंगे। तौकीर ने यहां पर यह बयान दिया है। मौलाना तौकीर रजा का यह भड़काऊ बयान यहां पर सामने आया है। सर्वे कराइए, खूब कराइए, लेकिन अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप हजारों सर्वे कराएंगे, लाखों मस्जिदों की लिस्ट लेकर बैठे रहेंगे, इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धर्म का जो नशा सूंघा दिया गया है, जो चरस पिलाई जा रही है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाबरी मस्जिद को सब्र किया गया है, अब हम सड़कों पर लड़ने के लिए तैयार हैं। अब हम अपनी कोई मस्जिद देने के लिए तैयार नहीं हैं। लखनऊ में पीजीआई की न्यूरो के ऑपरेशन थिएटर में आज अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि वेंटिलेटर फटने से आग लगी है। आग से एक महिला मरीज और एक बच्चे की मौत हो गई। उधर स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पीजीआई में आग की घटना को गंभीरता से लिया है। उन्होंने मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को मौके पर भेजा गया है। साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है। लखनऊ में पीजीआई की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। आग किन कारणों से लगी, कैसे लगी, पूरी बिंदुवार जांच की जाएगी। प्रमुख सचिव श्री पार्थसारथी सेन शर्मा को मौके पर जाने के लिए तत्काल कहा गया है और इस घटना में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक मरीज की दुखद मृत्यु हुई है इस घटना में। हम पूरी तरह से पीड़ित परिवार के साथ हैं और हर स्थिति में इसमें न्याय मिलेगा और जो भी जांच में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। वहीं एसडी पीजीआई में आग से 2 की मौत के मामले में सीएम योगी ने घटना का संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक से घटना की पूरी जानकारी ली है। साथ ही सीएम योगी ने घटना की रिपोर्ट भी मांगी है। आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन रहा। आज पीएम मोदी ने स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया। साथ ही सांसद खेलकूद प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत ग्रामीण इलाके में आयोजित कार्यक्रम में वो शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने लाभार्थियों से संवाद भी किया। वाराणसी को पीएम मोदी ने आज 19,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात दी। वंदे भारत को भी हरी झंडी दिखाई गई। तो यहां पर गंगा पुत्र की काशी को सौगात। 9 साल में काशी का कायाकल्प हुआ है। विकसित भारत संकल्प यात्रा और तमाम कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री शामिल रहे। वंदे भारत को भी हरी झंडी प्रधानमंत्री के द्वारा दिखाई गई। महामंदिर अपने आप में अत्याधुनिक तकनीक का तो मंदिर का उद्घाटन किया। उसके बाद संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से वहां पर संवाद किया और वंदे भारत को प्रधानमंत्री के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से काशी के विकास को लेकर के प्रधानमंत्री संकल्पित हैं और लगातार सौगातों की बारिश कर रहे हैं। गुलामी के कालखंड में जिन अत्याचारियों ने भारत को कमजोर करने का प्रयास किया, उन्होंने सबसे पहले हमारे प्रतीकों को ही निशाना बनाया था। आजादी के बाद इन सांस्कृतिक प्रतीकों का पुनर्निर्माण आवश्यक था। अगर हम
अपनी सांस्कृतिक पहचान को सम्मान देते तो देश के भीतर एकजुटता और आत्मसम्मान का भाव मजबूत होता। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हुआ नहीं। आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण तक का विरोध किया गया था और ये सोच दशकों तक देश पर हावी रही। हम सब भारतवासी इस बात के लिए विभूत हैं कि पहली बार गरीब किसी सरकार की एजेंडे का हिस्सा बना है, उसका चेहरा देख करके नहीं, बल्कि बिना भेदभाव शासन की योजनाओं की जानकारी और योजनाओं का लाभ आज मोदी जी की गाड़ी के माध्यम से, मोदी गारंटी के माध्यम से वह हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। वाराणसी में पीएम मोदी ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ संवाद किया और उन्हें आगे का प्लान भी समझाया। इस दौरान पीएम मोदी ने एक महिला को चुनाव का टिकट भी ऑफर किया। जी सर। तो कभी चुनाव लड़ी हो क्या? नहीं सर। तो लड़ोगी? नहीं सर, ये सर आपसे हम इंस्पायर होते हैं सर। आप जो प्रयास करते हैं सर, हम उनसे अपना कदम मिलाकर चलते हैं। इस वजह से जो हम आज हासिल कर पाए हैं सर, ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपके सामने उपस्थित हैं सर और आपके सामने दो बातें बोल रहे हैं सर। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। अरे सब महिलाएं तालियां बजाएगी। अच्छा चंदा देवी जी, बच्चे क्या पढ़ते हैं? सर अभी मेरी बिटिया कक्षा 7वीं में है सर और हमारा बेटा अभी कक्षा 3 में है सर। क्या सोचा है, बच्चों को क्या पढ़ाओगे? सर अगर हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी रही तो हम उनको बहुत अच्छे से अच्छे कॉलेज में डालना चाहते हैं और उनकी पढ़ाई पूरी करवाना चाहते हैं। और अभी अच्छा पढ़ते हैं कि ऐसे ही? नहीं सर, पढ़ते हैं सर। वरना माँ सखी मंडल चलाती हैं, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम कर रही है, वो बैंक सखी बन गई है। सब कुछ देखते हुए करते हैं सर। अपने बच्चों का भी ध्यान रखते हैं, अपने परिवार का भी ध्यान रखते हैं सर, अपनी मम्मी जी का भी साथ रखते हैं, ध्यान रखते हैं और साथ साथ अपनी सर गांव की महिलाओं का भी ध्यान रखते हुए हमारा जो कर्तव्य है हम उसको पूरा करते हैं सर। अच्छा, आप लखपति दीदी बन गई? जी सर। अब मेरा सपना है। जी सर। और मैं यहाँ जो बहनें बैठी हैं उनको भी बताना चाहता हूँ। जी सर। मेरा संकल्प है कि मैं देश में, गांवों में, जी सर, और जब भोजन समारोह में जाते हैं तो घर जाते समय वो भी कहेंगे नहीं नहीं भाई आप भी बच्चों के लिए थोड़ा ले जाइए। जी सर। तो घर में अपने काशी दौरे के दौरान सीएम योगी ने बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया। सीएम योगी ने बाबा विश्वनाथ का दूध से अभिषेक किया और आशीर्वाद लिया। सीएम योगी जब भी वाराणसी आते हैं बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन जरूर करते हैं। तो बाबा विश्वनाथ का अभिषेक यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है। जौहर ट्रस्ट को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। लीज खत्म किए जाने में फैसला रिजर्व रखा गया है। ट्रस्ट ने सरकार के फैसले को चुनौती दी है। सरकार की तरफ से एसआईटी रिपोर्ट का हवाला। यूपी सरकार ने खत्म की है जमीन की लीज। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, लीज खत्म किए जाने में फैसला रिजर्व किया गया है। जौहर ट्रस्ट को लेकर हाईकोर्ट में यहां पर सुनवाई हुई है। मिशन 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है। इसी कड़ी में गोरखपुर क्षेत्र की 13 लोकसभा सीटें भी बेहद अहम हैं। इन सीटों पर जीत के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 20 दिसंबर को गोरखपुर क्षेत्र की अहम बैठक करेंगे। बैठक में सभी पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी मौजूद रहेंगे। ये बैठक गोरखपुर के एनेक्सी भवन में होगी। बैठक में जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। बीजेपी के लिए गोरखपुर क्षेत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी में आजमगढ़ की लोकसभा सीट आती है जिस पर परंपरागत रूप से समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। लेकिन इस बार उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन के आधार पर चलने वाली पार्टी है और
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन है तो स्वाभाविक तौर पे हम सब उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए उत्सुक भी रहते हैं। तो इस नाते 2024 तो हमारे लिए लक्ष्य ही, लेकिन फिर भी हमारे कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ बैठेंगे। जो उनसे हम सबको मूल मंत्र मिलेगा, जो प्रेरणा मिलेगी, उन सारी चीजों को लेकर के 2024 के लिए हम लोग नीचे तक ले जाएंगे। 2024 को फतेह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश पे विशेष फोकस किए हुए है और गोरखपुर क्षेत्र की 13 लोकसभा सीटों की चुनावी रणनीति बनाने के लिए खुद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गोरखपुर आ रहे हैं। 20 दिसंबर को जेपी नड्डा गोरखपुर क्षेत्र की बैठक करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की एक कोशिश होगी कि 13 की 13 लोकसभा सीटें जीती जाए, जिससे गोरखपुर क्षेत्र में विपक्ष को पूरी तरीके से क्लीन स्वीप कर दिया जाए। लेकिन आजमगढ़, घोसी और लालगंज भाजपा के लिए कठिन सीट है और इस पे कैसे जीत हासिल किया जाए, इसका खुद गुरुमंत्र देने के लिए जेपी नड्डा गोरखपुर आ रहे हैं। और एक तरीके से मिशन 2024 की शुरुआत उत्तर प्रदेश में जेपी नड्डा गोरखपुर से करने जा रहे हैं। बरेली विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है। ग्राम चंद्रपुर बिजपुरी में बनाई जा रही अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया गया है। कई बीघे जमीन पर अवैध निर्माण कराया जा रहा था, साथ ही अवैध सड़क भी बनाई जा रही थी। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया है। बरेली में थाना बारादरी क्षेत्र के मैरिज लॉन के सामने आधा दर्जन कार सवार दबंगों ने सड़क पर जमकर हुड़दंग मचाया है। हुड़दंग मचाते हुए कार सवारों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रील बनाने के चक्कर में दर्जनों कारों में सवार हुड़दंगियों ने चलती कार में हुड़दंग किया और सोशल मीडिया पर रील बनाकर वायरल कर दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक कारों को सीज कर 5 हुड़दंगियों को जेल भेज दिया है। महोबा में कार ने एक के बाद एक 3 बाइक में टक्कर मारी। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। एक की हालत नाजुक है, उसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने कार को अपने कब्जे में ले लिया है। कार चालक की तलाश शुरू कर दी गई है। घटना भटीपुरा गैस एजेंसी के पास की है। कुछ लोगों को कुछ घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल महोबा इमरजेंसी लाया गया है और ये एक एक्सीडेंट का मामला है जिसमें कुछ लोगों को गंभीर चोटें भी लगी हैं और बताया गया है कि जो मरीज द्वारा बताया गया कि एक ही गाड़ी के द्वारा टक्कर मारी गई, लेकिन अभी यहाँ पे उपचार की अरेस्ट थी 20 बजे से। लखनऊ के चिड़ियाघर में सफाई करने बाड़े में घुसे 2 कर्मचारियों पर हिप्पो ने हमला कर दिया, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि दूसरे का इलाज सिविल अस्पताल में किया जा रहा है। सुबह करीब 10 बजे सूरज और राजू सफाई करने के लिए हिप्पो के बाड़े में घुसे थे कि तभी हिप्पो ने हमला कर दिया। हमले में सूरज की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हिप्पो अभी कुछ दिन पहले ही कानपुर चिड़ियाघर से लाया गया था। सूरज करीब 12 साल से चिड़ियाघर में सफाई का काम कर रहा था। सूरज की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हिप्पो के बाड़े में गए थे और एकदम से हिप्पो ने जाकर अटैक कर दिया उनके ऊपर और दर्दनाक तरीके से मौत हो गई उनकी, बता रहे हैं। इनके परिवार में कौन कौन है? एक बेटा है और एक बेटी है और समझ लिए कमाने का जरिया खाली एक वही थे। अब उनके बाद कोई है भी नहीं उनके घर में। किसी गलती की वजह से वो देख नहीं पाए और हिप्पो ने उन पे चार्ज कर दिया। ये सूरज नाम के हमारे स्वीपर थे जो पिछले 10 साल से इस एनिमल की देखरेख में लगे हुए हैं। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि वो जानवर के बारे में जानते नहीं थे, उनको जानवर की पूरी जानकारी थी। बट अनहोनी को आप सभी जानते हैं कि रोकना किसी के बस में नहीं है। आगरा में आवारा कुत्तों को लेकर एक सरकारी कर्मचारी ने अपने ही पड़ोसी को धमकी दे डाली। मामला त्रिवेणी नगर का है। वीरेंद्र सिंह नेशनल कैडेट कोर में कर्मचारी है। आवारा कुत्तों को लेकर वीरेंद्र सिंह का पड़ोसी पूरन कुमार से विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया कि वीरेंद्र ने पड़ोसी को धमकी दे डाली। वीरेंद्र सिंह ने पड़ोसी को जान से मारने की धमकी दी है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। नहीं तो क्या कर लेगा, मार दूंगा मैं। ठीक है। आवारा कुत्तों को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए और विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष की तरफ से धमकी दे दी गई। धमकी भी ऐसी
कि पूरा परिवार दहशत में आ गया और पुलिस ने मुकदमा दर्ज करवा दिया। मामला थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के त्रिवेणी नगर का है। जो दूसरा पक्ष है वीरेंद्र सिंह है, वह एनसीसी में चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है। प्रथम पक्ष पूरन कुमार है। उसका साफ कहना है कि आवारा कुत्तों की पकड़ने के लिए हमने नगर निगम में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद नगर निगम की टीम पहुंची और वो आवारा कुत्तों को पकड़ कर ले गई। ये बात पड़ोसी वीरेंद्र सिंह को नागवार गुजरी और उसने विवाद करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, विवाद इतना बढ़ गया कि घर के दरवाजे से खड़े होकर वीरेंद्र ने धमकी दे डाली और कहा कि 6 महीने का समय दे रहा हूं, सुधर जाओ, अगर नहीं सुधरे तो सबको मार दूंगा। इस धमकी के बाद से पीड़ित परिवार दहशत में आ गया। कानपुर में सराफा व्यापारियों से हुई लूट मामले में पुलिस को सफलता मिली है। कानपुर पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस की मदद से एक आरोपी महेश विशाल को महाराष्ट्र के सांगली से अरेस्ट किया है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए कारीगर के पास से भारी मात्रा में सोना चांदी और कैश मिला है। बेगमगंज इलाके से मुख्य आरोपी संपत लवेते अपने 2 साथियों के साथ व्यापारियों का 12 किलो सोना 1 करोड़ कैश लेकर फरार हो गए थे। डीसीपी सेंट्रल ने बताया कि पकड़े गए आरोपी से गहनता से पूछताछ की जा रही है। जल्द ही उसके बाकी साथियों की भी गिरफ्तारी की जाएगी। इनके गृह जनपद जो महाराष्ट्र में सांगली में, वहाँ पे काफ़ी दिनों से लगातार कोशिश कर रही थी इनको पकड़ने के लिए। इसमें आज हमें सफलता प्राप्त हुई है। जो महेश मस्के जो संपत राव लवेटे का मुख्य साथी था उसको पकड़ा है। इसके पास से काफ़ी मात्रा में ज्वेलरी की रिकवरी भी हुई है, मशीन भी रिकवर की गई है। इसको वहाँ पे लोकल कोर्ट में पेश किया गया है, ट्रांजिट रिमांड पे लिया गया है और उसको यहाँ कानपुर लाया जा रहा है। यहाँ पे न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा और इसको जेल भेज के फिर इसके बाद हम लोग पुलिस कस्टडी रिमांड लेंगे और गहनता से पूछताछ करेंगे। आगे बढ़ते हैं, खबर हापुड़ से है, जहां पर गढ़ कोतवाली पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने 30 किलो गांजा बरामद किया है। बरामद गांजे की कीमत 15 लाख बताई जा रही है। पुलिस ने एक कार भी बरामद की है। दोनों तस्कर दिल्ली एनसीआर में गांजे की सप्लाई करते थे। खबर आगरा से है, मां चामुंडा देवी मंदिर को चोर ने निशाना बना लिया। मंदिर के मुख्य गेट का ताला तोड़कर अंदर दान पात्रों के ताले तोड़कर उसमें रखे रुपए निकाल लिए। सुबह 4 बजे मंदिर के पुजारी वहां पहुंचे तो ताला टूटा मिला। मंदिर पर लगे सीसीटीवी में चोर की फुटेज आई है। चोर हाथ में एक लोहे की रॉड लेकर आया था। पुलिस फुटेज के आधार पर चोर का सुराग लगाने का प्रयास कर रही है। बता दें कि यह मंदिर में पहली घटना नहीं है। पहले भी मंदिर में चोर ने चोरी के दौरान मंदिर के महंत पर जानलेवा हमला किया था, जिसमें कुछ दिनों बाद इलाज के दौरान महंत की मौत हो गई थी। दोबारा घटना से लोगों में दहशत है। मंदिर के ट्रस्टी ने सुरक्षा की मांग की है। देखिए, थाना नाई की मंडी अंतर्गत मंदिर में चोरी के प्रयास का मामला सामने आया है और हमारे पास इसमें वीडियो फुटेज है। फुटेज में आपको हुलिया दिख रहा है। टीमें लगा दी गई हैं और बहुत गिरफ्तारी कर लेंगे। अभी तक चोरी की घटना पुष्टि नहीं हुई है और टीम हमारी लगी हुई है। बहुत जल्दी गिरफ्तार करके घटना का। खबर गोंडा से है, महिला मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। गलत दवा देने और इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर तीमारदारों ने अस्पताल में जमकर बवाल किया। दरअसल शहर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली महिला का इलाज डॉक्टर इरशाद आलम कर रहे थे। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर इरशाद ने गलत दवा दे दी थी, जिससे महिला हमेशा नींद में रहती थी। नींद में होने की वजह से महिला गिर गई और सिर में चोट आ गई। लखनऊ में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। परिजन लगातार डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। डॉक्टर इरशाद आलम बलरामपुर जिले में सरकारी डॉक्टर हैं। इनको लाके दिखाया, इन्होंने ऐसी ऐसी नींद की दवाइयां दी कि वो 24 घंटा बेहोश रहती थी। उठ के बैठा, थोड़ा खाना खिलाया और फिर वो सो गई। कौन से डॉक्टर को दिखाया था? क्या इरशाद आलम को हमने दिखाया था, न्यूरो साइकाट्रिस्ट। हाँ, फिर तो उसके बाद में फिर जब यहाँ से दिखा के ले गया, हमेशा वो नींद में रहती थी। यही इसी नींद के चक्कर में वो बाथरूम में गिरी, सर पे चोट लगा। उस वक्त इन डॉक्टर ने क्या बोला, करे कमजोरी की वजह से गिर गई होंगी, आप एक काम करिए, घर पे वेस्टर्न कमोड लगा दीजिए। अब हमें बताइए कि डॉक्टर इलाज बता रहा है या फिर मिस्त्री काम बता रहा है कि आपका वेस्टर्न कमोड लगा लीजिए। बरेली में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। महिला टीटी की गुंडागर्दी के मामले में टीटी आस्था गंगवार को निलंबित किया गया है। महिला यात्री को
3 टीटीई ने पीटा था, कॉलर पकड़ रेलवे स्टेशन पर घसीटा था। वायरल वीडियो का अधिकारियों ने संज्ञान लिया है। बरली जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 का यह पूरा मामला है। टीटीई आस्था गंगवार को निलंबित किया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।